एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए मैं जूनियर का जो मैथ वाला पेपर है और साइंस वाला पेपर है, इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ। इससे पहले मैं मैथ वाला भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दी हूँ। आज के इस वीडियो में हम जूनियर का जो साइंस वाला क्वेश्चन पेपर है इसको देखेंगे। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने मैथ एवं साइंस में पेपर 2 में सीटेट के मैथ एवं साइंस को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चुना है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में पेपर 2 का साइंस वाला पोर्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इसमें है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है और स्टेटमेंट को पढ़ के। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है इसमें। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकन डाउन ऑफ फूड। फिर है तर्क, इसका जो कारण है वो क्या है, रीजन दिया है। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ये डाइजेस्टिव जूस होते हैं इनको क्रिया करने के लिए किस माध्यम की, एसिड वाले जो मीडियम होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। ये कारण बताया है इस स्टेटमेंट का। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए ये सीएल की ज़रूरत होती है जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। और ये सेकंड वाला भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता है कभी कभी कि भोजन को ब्रेक डाउन कौन करता है, तो उसमें ऑप्शन मान लीजिए कई जो एंजाइम्स होते हैं उनमें ऑप्शन में रहेगा, लेकिन उसका आंसर होगा एचसीएल। भोजन को ब्रेक डाउन करने का काम एचसीएल करता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। नाइट्रोजन फिक्सन से क्वेश्चन आया है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सन मीन्स। नाइट्रोजन जो फिक्सन होता है इसका क्या मीन्स होता है। जो हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे होते हैं ना, ट्री होते हैं, ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन वाले फॉर्म में नहीं ले पाते। तो क्या होता है, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 में, या फिर नाइट्रोजन के यौगिकों में, कंपाउंड्स में। इसमें जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं कर पाते। ये नाइट्रेट के फॉर्म में कर पाते हैं या अमोनिया के फॉर्म में कर पाते हैं, तो ये इसका नाइट्रोजन का कन्वर्ट करना जरूरी होता है। यही है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। अब इसका क्या अर्थ होता है चलिए देखते हैं। एंड जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, N2 पाया जाता है, इसको चेंज करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण है, नाइट्रोजन फिक्सन है। और ये जो है एक चीज़ और बता दूं, जो नाइट्रोजन फिक्सन करता है वो प्रोकैरियोटिक की बैक्टीरियाज करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है कोशिका, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सन का काम करते हैं। इसमें राइजोबियम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम मतलब जो मिनिमम स्थितिज ऊर्जा होगा। जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वो स्प्रिंग में कब होगा। मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग है। जब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जब इस स्प्रिंग को खींच लेते हैं, मान लीजिए इसको खींच लिए हैं यहाँ पे, तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो उस टाइम पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। लेकिन अगर बोल रहा है न्यूनतम कब होगी, इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा जो न्यूनतम होगी वो जब ये रखा रहेगा, जब इसको ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे खींच देंगे, इस पे ना मतलब जो आउटर फोर्स है वो कुछ भी नहीं लगा रहेगा, ना इसे खींचा गया होगा और ना ही इसे संपीड़ित किया गया होगा, तब उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें वो हाईएस्ट होगा। जब संपीड़ित करके मतलब खींच के छोड़ देते हैं तब उस टाइम कौन सी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और जब खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। तीनों कंडीशन याद रखिएगा। जब खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। और जब उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं मतलब फ्री, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें मिनिमम होता है। और फिर जब इसको जो है छोड़ देते हैं, मिनिमम होता है ये, मिनिमम याद रखिएगा। जब इसको ऐसे छोड़ देते हैं फ्री, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता। और जब इसको जो है खींच के संपीड़ित करके मतलब छोड़ दिया जाता है तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर होगा, इसे स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। जो उस पर कोई भी आउटर फोर्स नहीं लगेगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो लीस्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है।
उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। अनियत तापी मतलब जिसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, मतलब चेंज होने वाला है, कांस्टेंट नहीं है, वो अनियत तापी होता है। मनुष्य जो होता है, जो ह्यूमन होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है, तभी तो बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 जो है ये फ़ारेनहाइट होता है, 310 केल्विन होता है। ये तीनों टेम्परेचर याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। ये एक फिक्स टेम्परेचर होता है इसका, तभी इसलिए ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो नियत होता है। ह्यूमन और जिसमें है वो कट जाएगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा। और ये डॉल्फिन का भी नियत होता है, ये भी कट जाएगा। इसमें वेल का नियत होता है, ये भी कट जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, सर्प, मेढक, कॉकरोच। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। स्नेक है, फ्रॉग है और कॉकरोच है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें से है, बोलते हैं कि जो समान मतलब यूनिट जो दिया है आगे वो सही है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न्यूटन नैनोमीटर को मापने में नहीं है ये सही। वाट सेकेंड आपको बता दूं ये किसका मात्रक होता है, ये एनर्जी का मात्रक होता है। एनर्जी का मात्रक और मैं बता दूं आपको जूल होता है। एनर्जी का मात्रक और जूल होता है। वाट सेकंड भी एनर्जी का मात्रक है। और एनर्जी का मात्रक होता है, यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ये वाट सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर जो दिया है ये वाट सेकंड का ही है, इसलिए ये वाला सही है। सही वाला पूछा तो इसलिए ये सही वाला आंसर लगा दिए, सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। रुकिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरें। ये जो खाली प्लेस दिया गया है ना, इसको भरने के लिए करेक्ट ऑर्डर में हमें चुनना है। इसमें से कब युग्मनज होगा, कब गर्भ होगा, कब गर्भाशय होगा, कब भ्रूण होगा। चलिए देखते हैं। इसको। ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है, ये देखिए मिस्टेक से ये इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बताई थी ना मैं, लेकिन थर्ड वाला होगा ये, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। इसमें मीटर स्क्वायर मीटर में कंफ्यूजन हो गया था कि इसका होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है वाट सेकंड। इसमें भी वाट सेकंड था, इसमें भी ये होता है एनर्जी का मात्रक होता है वाट सेकंड, और जूल भी एनर्जी का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा सही उस शब्द समूह को वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। निषेचन के समय जब फर्टिलाइजेशन होता है, पिता के शुक्राणु माता के अंडाणु संलेत होकर डब्लू बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप जब बच्चा होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसका, जाइगोट होता है। जाइगोट होता है फर्स्ट स्टेप। तो इसमें क्या भरा जाएगा, पहला जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। इसका पहला वाला होगा युग्मनज। ये किस में दिया, सारे में तो दिया है युग्मनज। फिर देखते हैं एक तीसरे वाले को छोड़ के, ये गलत हुआ, ठीक है। फिर देखते हैं जो कि बराबर विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, ये इसके बाद डिवाइड होगा। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित संरचना, जब जाइगोट विकसित होता है तो क्या बनाता है, एम्ब्रॉय बनाता है, ठीक है। ये क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता है। इसके बाद भ्रूण बन जाएगा ये, फिर एम्ब्रॉय। फिर देखते हैं क्या होता है, इस विकसित संरचना को यक्ष कहते हैं। डब्लू हो गया जाइगोट, फिर हो गया एम्ब्रॉय। फिर देखते हैं जो कि वाई की दीवारों में रोपित हो जाता है। जब फर्स्ट स्टेप जाइगोट होता है, सेकंड स्टेप एम्ब्रॉय होता है, मतलब भ्रूण होता है, ठीक है। जो और ये चिपकता कहाँ से है, कहाँ पे, गर्भाशय होगा, यूट्रस जो होगा। फिर इसके बाद आएगा गर्भाशय। देखते हैं, ये देखिए तीनों में है, ये सेकंड वाले में है इसका। जाइगोट है, फिर एम्ब्रॉय है, फिर यूट्रस है, फिर लास्ट में आ जाएगा की दीवार में रोपित हो जाता है। यक्ष की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह कहलाता है। इसके बाद सभी शारीरिक भाग की जो पहचान होती है बाद में किसके रूप में आता है, ये गर्भ के रूप में। लास्ट वाला होगा गर्भ। युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। जाइगोट बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, यूट्रस बनेगा, लास्ट में गर्भ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है।
मैं आपको बता दूं इसके लिए, इसको सॉल्व करने से पहले अब क्रियाएं वो इसमें देखिए, लेड है, फेरस है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। इसको क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जो बगल वाला है ना, ये इसको हटा देगा अपने स्थान से, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। इसके बाद चलिए देखते हैं कौन डिप्लेस इसको कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। जो हटा लेगा वो रिएक्शन संभव होगा, जो नहीं हटा पाएगा वो रिएक्शन संभव नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको पिछली वाली वीडियो में क्रम बताई थी, जो रिएक्टिविटी का क्रम होता है उसी के हिसाब से ये होता है। चलिए देखते हैं। पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है एल्यूमिनियम, फिर होता है जिंक, फिर होता है फेरस, और फिर होता है लेड, फिर होता है हाइड्रोजन, फिर होता है कॉपर। चलिए देखते हैं इसमें से। पहले क्या है, लेड है। लेड को लेड फेरस जो है लेड को हटाएगा, हटा पाएगा फेरस लेड को? हाँ फेरस, क्योंकि फेरस पहले है, जो पहले वाला है वो बाद वाले को हटा देगा। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो फेरस पहले है, लेड बाद में है, ये रिप्लेस कर पाएगा, तो ये रिएक्शन संभव है। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम प्लस CuSO4। एल्यूमिनियम जो है कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा, देखते हैं एल्यूमिनियम कहाँ है, ये रहा एल्यूमिनियम। ये कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा ये, क्योंकि ये पहले है, एल्यूमिनियम पहले है और कॉपर बाद में है। एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा एक्टिव है, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ये भी रिएक्शन संभव है। फिर जिंक और CaSO4। जिंक देखते हैं यहाँ है, कैल्शियम कहाँ है, यहाँ है। जिंक कैल्शियम को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। और मैग्नीशियम भी जिंक को कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से पहले है, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। जिंक प्लस ये वाला है, जिंक प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मैं जितनी भी प्रीवियस ईयर करवाई हूँ, इसमें जो है ये जो मैं अभी बताई हूँ क्रम, ये सब में बताई हूँ। और दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन बने हैं, हर पेपर में बने हैं, इसलिए आप क्रम को याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं, ऋजु रेखाएं, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से ग्राफ है जो सीधी रेखा प्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं कौन सा ग्राफ सीधी रेखा को बनाएगा। विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। जो विराम अवस्था है उसमें पिंड का आपको पता होगा कि जब ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं, ये क्या बोल रहा है, दूरी समय ग्राफ, दूरी बोल रहा है ये, और ये बोल रहा है समय वाला ग्राफ। और वो क्या बोल रहा है, विराम अवस्था में समय। विराम अवस्था में अगर ग्राफ बनेगा तो क्या दूरी कवर होगी? नहीं कवर होगी। समय लेकिन तो निकलता जाएगा, समय थोड़ी ना रुकेगा किसी के लिए, समय तो निकलता जाएगा ना, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि बोल रहा है विराम अवस्था में दूरी नहीं कवर हो रही है। ये कैसे ग्राफ बनी, सीधी रेखा की बनी। ए ऑप्शन जरूर सही होगा, इसलिए ये वाला काट दीजिएगा। फिर देखते हैं एक समान त्वरण के साथ, आपको पता एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर दूरी समय का ग्राफ है तो ये किसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, तो ये किसके, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है ना, तो ये चाल का ये है ग्राफ, ये स्पीड का ग्राफ है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। फिर देखते हैं, इसको मिटाती हूँ, फिर से देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ। एक समान जो त्वरण होता है उसमें गतिमान पिंड या वस्तु का वेग समय ग्राफ। चलिए देखते हैं एक समान त्वरण में, ये रहा आपका ग्राफ। वो किसकी बीच में बोल रहा है, गतिमान पिंड, ये v, और ये क्या बोल रहा है, वस्तु का वेग समय ग्राफ। v/t इज इक्वल टू, आपको पता होगा a होता है, ये त्वरण का ग्राफ है। और ये बोल रहा है कि एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड, पिंड जो है ये गतिमान है, और ये टाइम क्या बोल रहा है, एक समान त्वरण जब होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि त्वरण जो v/t है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ बोल रहा है एक समान त्वरण, वेग समय ग्राफ, मतलब जैसे वेग समय जो ग्राफ है इसमें कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर देखते हैं आगे वाला क्या है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ। फिर एक समान त्वरण है, इसमें दूरी समय ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, लेकिन इसका जो होगा दूरी समय ग्राफ होगा, जो एक त्वरण होता है इसका v/t होता है, लेकिन d से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 वाला देखते हैं, विराम अवस्था में पिंड का वेग समय ग्राफ। ये v हो गया, ये t हो गया, विराम अवस्था है, मतलब जो इसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये फिर सीधी रेखा का ग्राफ बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, ए भी सीधी रेखा का है, बी भी और डी भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ए बी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69।
4 द्रवों ए बी सी डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। द्रव ये ए बी सी डी 4 द्रव हैं जिनके जो डेंसिटी है वो नीचे दी गई है, 785 ऐसे दी गई है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें से जो सही कथन है उसका पहचान करना है। चलिए देखते हैं। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता, हाँ तैरने से रिलेटेड है, तो पहले हम तैरने का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कैसे तैरते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये रहा, और ये आपका कोई द्रव है, ठीक है, वाटर ले लीजिए, कोई भी द्रव ले लीजिए, और ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये कब तैरेगा, कंडीशन बता दे रही हूँ, जब इसका क्या होगा, डेंसिटी, घनत्व तो इसका जो होगा वो कम होगा। कम होगा किसके, मान लीजिए इसका डेंसिटी D1 है और इसका डेंसिटी D2 है। जब D1 का डेंसिटी D2 के डेंसिटी से कम होगा तब ये तैरेगा। कम होगा या इक्वल भी होगा तब ये क्या होगा, तैरेगा। लेकिन अगर वहीं D1 का जो डेंसिटी ऊपर जो तैर रहा है ना, इसका डेंसिटी जब जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा D2 से, ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इससे रिलेटेड कौन सा लॉ होता है, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज है शायद, कंफ्यूजन है मुझे, उत्प्लवन का ऐसे कुछ है सिद्धांत। फिर देखते हैं इसका क्या है। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। सी की डेंसिटी कितनी है, 924। एक कोई वस्तु है जो सी में तैर रहा है, 924 में तैर रहा है, लेकिन तो इसका क्या मतलब है, ये यहाँ वाला मिटा देती हूँ कॉन्सेप्ट जो आपको समझाई हूँ। सी कितना है, 924, और किस में बोल रहा है तैरने के लिए, ए कितना है, ए है 785, ठीक है। ये बोल रहा है इसमें तैर रहा है, इसमें तैर रहा है मतलब उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 924 से लेस होगी। 924 से, मान लीजिए D1 उसकी डेंसिटी 924 से लेस होगी। वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। ये 785 है। अगर 785 से ज़्यादा हुआ, 924 की से कम है, मतलब कि 923 920, तब तो 785 से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन 924 से कम है, ये थोड़ी बोला गया है 785 से अधिक है, तो 785 से भी कम हो सकता है, तो 500 हुआ, मान लीजिए 400 हुआ, तब क्या होगा, तैरेगा, या इक्वल हुआ, तैरेगा तब। तो मतलब डूब भी सकता है और तैर भी सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट इन लिक्विड सी, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर किए रहेंगे ना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बनाएगा, आप उसे लगा लेंगे सही। चलिए देखते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। क्या है, निम्नलिखित को कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्युत धारा एक सदिश राशि है। रिएक्ट तो ऐसे ही किया जाता है इसके साथ, जो कण होते हैं ना विद्युत के, जो कण आयंस होते हैं, आयंस जो होते हैं ना, ये इनको जो है, इनका जो इनमें इसको नापने के लिए ना परिमाण जो होता है और जो दिशा होता है, दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक एक इसमें जो है वो है, मतलब इत्तेफाक टाइप का समझिए। लेकिन विद्युत धारा को कंसीडर कैसे किया जाता है, अदिश टाइप का, जबकि इसका जो इसमें जो आयंस होते हैं उसको मापने के लिए परिमाण दिशा दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अदिश राशि की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, इसको अदिश राशि मान के चला जाता है। देखते हैं, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। ये रीजन तो सही है, लेकिन फिर भी इसको अदिश माना जाता है। ए वाला गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। कहीं अगर अपवाद टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है, कहीं किसी क्वेश्चन में मतलब कुछ खासियत टाइप की अलग से चीज़ें होती हैं, वहीं से क्वेश्चन बनता है। इस चीज़ को आप जो है समझने का प्रयास करिए पढ़ते टाइम। निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं डीएनए अंतर्विष्ट होता है, मतलब इसमें से कौन से जो कोशिका है जिसमें स्वयं से डीएनए बनता है, ठीक है, स्वयं इसमें डीएनए रहता है। लवक, प्रेस्टिड जिसे बोलते हैं, ये किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। फल वगैरह लवक की वजह से ही पकते हैं, और जो हरित लवक होता है इसी की वजह से भोजन पकाया जाता है, मतलब भोजन का निर्माण होता है पेड़ पौधों में, प्रकाश संश्लेषण। फिर देखते हैं सूत्र कणिका, जिसे माइट्रोकांडिया बोलते हैं। माइट्रोकांडिया को आप एक चीज़ और जान लीजिए, पावर हाउस बोला जाता है इसे बॉडी का। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तीनों में डीएनए होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ABC। किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, ABC तीनों में। नेक्स्ट देखते हैं, 72 है, 72 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित कोशिकाओं के संबंध में सही है। जो जीवित जो है सेल्स होते हैं, उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके संबंध में क्या सही है। सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सभी जो ये कोशिका होते हैं, सेल्स होते हैं, सभी सेल्स, ज़्यादा सेल्स जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं और नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे
सबसे बड़ी, अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो होता है अंडाणु। अंडाणु होता है, ठीक है। अंडाणु, ये अंडाणु होता है सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोशिका। और इसे हम जो नग्न मतलब आंख होता है उससे हम देख भी सकते हैं, नेक्ड आई से इसे देख भी सकते हैं, नेक आई से इसे देखा भी जा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। इसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ। सभी की कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल नहीं, सभी की कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है आपको प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की एक और खासियत जान लीजिए आप, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली होती है, मतलब केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस का जो ये झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, ये भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से मिलेगा। सभी की केंद्र की झिल्ली होती है, ये भी गलत है। इसका भी इसको भी, मतलब इस स्टेटमेंट को भी गलत कर रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें केंद्रक न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो इसमें झिल्ली कहाँ से होगी। सभी की कोशिका झिल्ली होती है, इसमें केंद्र की, इसको ध्यान दीजिएगा, केंद्र की झिल्ली नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, लेकिन कोशिका झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, केवल डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट, मतलब ये जो होते हैं कचरे, उनके प्रकार को कॉलम बी से मिलाना है। इनके अपघटन में कितना, इनको डीकम्पोज करने में कितना टाइम लगेगा, इसको बताना है। जो वेस्टेस होते हैं उनको डीकम्पोज करने में, जो वेस्ट होते हैं इनको डीकम्पोज करने में कितना टाइम लगेगा, यही हमें बताना है। चलिए देखते हैं। प्लास्टिक की बोतल अगर अनेक वर्ष दिया है, आपको पता होगा कि प्लास्टिक पे बैन बार बार क्यों लगता है, क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, अनेक वर्ष लग जाएंगे। ए का पांचवा किस में दिया है, दो ऑप्शन में दिया है, ए का पांचवा, एक इसमें दिया है, एक इसमें भी दिया है। फिर देखते हैं, ये मान लीजिए आपको केले का छिलका, केले का छिलका कितना दिन लग जाएगा। फिर कागज को डिकम्पोज करने में कितना दिन लग जाएगा, कागज को लग जाएगा 10 से 30 दिन, और जो केले का छिलका होता है 1 से 2 सप्ताह लगेगा। देखते हैं डी में दूसरा और ई में तीसरा किस में है, डी में दूसरा, ई में तीसरा, ये देखिए ए में पांचवा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं अपने नॉलेज के लिए। सी में सूती जो कमीज है उसको 2 से 5 महीने लग जाएंगे, और जो ये रेशमी रूमाल है इसमें, इसको कितना लग जाएगा, रेशमी रूमाल किस में है, बी वाले में, बी वाले में चौथा, 4 वर्ष लग जाएगा। रेशमी जो रूमाल है इनको 4 वर्ष लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला सेकंड वाला सही है। आप रोक के वीडियो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यम कितना है 15। फिर क्या होता है, यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। एक समान वेग से गिर रहा है मतलब, अगर एक समान वेग v कांस्टेंट है तो a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वे जो त्वरण होता है उसे क्या किसे बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसे ही तो त्वरण बोलते हैं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा, तो त्वरण एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखते हैं, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना होगा, या फिजिकल टू क्या होता है, यम ए, यम कितना हो जाएगा 15, लेकिन ए कितना हो जाएगा, क्योंकि ए तो 0 हो जा रहा है ना, तो ए 0 हो जाएगा, तो एफ कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, क्योंकि एक समान बेग बोला गया इसलिए 0 हो जाएगा, नहीं तो ये एक का मान रख लेते फिर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 है, यक्स 3 पॉजिटिव है, इस पे एक आयन है। फिर देखते हैं क्या होता है, तत्व यक्स है, जो यक्स है इसमें से यक्स 3 पॉजिटिव एक आयन है। 3 पॉजिटिव का मतलब आपको पता होगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, निकाल दिया। ठीक है, फिर है जिसका परमाणु द्रव्यमान, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 27 है। परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। यक्स 3 में प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर कोई आयन है, मान लीजिए यक्स ही मान लीजिए, यक्स कोई आयन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, तो फर्क किस पे पड़ेगा, केवल केवल इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा। इसका जो पहले मास था सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और जो न्यूट्रॉन की संख्या थी वो भी चेंज नहीं होगी, और जो प्रोटॉन था वो भी चेंज नहीं होगा। इसलिए किस पे इफेक्ट पड़ेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, रिलीज करेगा, तो केवल किस पे फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा। चलिए देखते हैं, प्रोटॉन पहले कितने थे, इसका हो जाएगा, ये तीन तीन रिलीज कर रहा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इसका पहले कितना था परमाणु क्रमांक, 13 था, 13 था, 13 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 3 निकाल दिया, कितना बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 10 बचा। अब क्रम देख लीजिएगा, प्रोटॉन है फिर इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद क्या है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 किस में आ रही है? इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे 10 एक ही में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन पहले भी 13 था, अब भी 13 है, और इसका 27 में से जब 13 घटाएंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो इसका मास निकल आएगा 14। ये देखिए न्यूट्रॉन पहले भी मास नहीं मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी। न्यूट्रॉन पहले भी 14 था, अब भी 14 है। इलेक्ट्रॉन जो है 3 निकल गए हैं तो ये 10 हो जाएगा, और प्रोटॉन पहले भी 13 था, अब भी 13 रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। मैं आपको बता दूं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ये देखिए बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं इसमें जो मेल ऑर्गन्स होते हैं और जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं ये दोनों एक ही में होते हैं। और इसमें कौन सा परागण होता है? इसमें स्वयं परागण होता है। इसमें स्वयं परागण होता है। और चलिए देखते हैं ऐसा किस में होता है। खीरा, पपीता, सरसों जिस ऑप्शन में होगा वो तो जरूर होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ये दोनों है। अब देख लेते हैं कि सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं। गुलाब, पिटूनिया पपीता में नहीं होता, और ये मक्का में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। गुलाब में भी होता है, पिटूनिया में भी होता है, और सरसों में भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। दुमटी मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मिट्टी अधिक सुवातित होती है। क्लेई सॉइल इज बेटर रेटेड देन लोमी सॉइल। फिर देखते हैं, दुमटी मिट्टी की तुलना में, ये तो गलत ही है लग रहा है। फिर है, दुमटी मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी अधिक उर्वरक होती है। बिल्कुल नहीं, चिकनी मिट्टी ज़्यादा उर्वरक होती है, ये भी गलत है। फिर देखते हैं, दुमटी मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बेहतर होती है, यह सही है। फिर ये वाला, इसमें दो दो ऑप्शन गलत हो गए हैं, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए आयोग ने इस पे स्टार दिया था। कॉमन मार्क 1 सबको मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर जो रबिंग सरफेस होता है, निघर्षण पृष्ठ मतलब रबिंग सरफेस, जैसे ये माचिस की तीली होती है ना, यहाँ पे ये सब लगा होता है, जो यहीं से तो घर्षण करके रगड़ के हम इसको जलाते हैं, ये रबिंग सरफेस है, उस पर क्या लगा रहता है? कांच का चूड़, लाल फास्फोरस। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। जो ग्लास पाउडर होता है और रेड फास्फोरस होता है, यही लगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें फिर ये खाली प्लेसेस हैं, इसको भरना है। ए बी दो हार्मोन है, अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी आदेश देता है। मैं आपको बता दूं, मास्टर पीयूष ग्रंथि जो होता है, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी अंतःस्रावी इनर ग्लैंड जो होते हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, इन पे ये कंट्रोल करते हैं। इनका जो रेगुलेशन होता है, इस पे ये कंट्रोल रखते हैं, अपना रेगुलेट करते हैं इनको। तो क्या होगा, से किस कौन आदेश देगा? सी की जगह पे क्या होगा? ए बी सी, तीनों का क्रम है ए बी सी, लास्ट में कौन होगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ही मास्टर ग्लैंड है, यही आज सबको कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। ए थायराइड होगा, बी अद्विक या एड्रिनल ग्रंथि होगा, और सी होगा पीयूष ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में आपको बता दूं कि एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वो शरीर के जो अंदर वाले प्रोसेस होते हैं ना, जिसे उपापचयी क्रिया बोलते हैं, जैसे अंदर अंदर के जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। सूची छिद्र कैमरे, पिन होल कैमरा जिसे बोलते हैं, पिन होल कैमरा, जैसे कैमरा होता है पिन होल मतलब ऐसे सीधे सीधे बना रहता है, ठीक है, द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, इससे कोई इमेज बन रहा है, इसका क्या मतलब है? इसमें जब तभी इमेज बनेगा जब लाइट की कैसे जाएगी, सीधी जाएगी। अगर लाइट ऐसे मुड़ गई, तिरछी हो गई, तब इसमें इमेज नहीं बन पाएगा। प्रकाश छोटे से मुख में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। प्रकाश सीधी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही होगा। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट के बारे में आपको बता दूं, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और ये रेक्टिलिनियर इसका जो होता है, ये रेक्टिलिनियर होता है, मतलब सीधी रेखा में ये चलता है। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्नों की पहचान कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो ओपन एंडेड जो है क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस है कि ये फैक्चुअल नहीं होते। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो यूज होता है, माइंड जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, हमें सोच के कई शब्दों में आंसर देने होते हैं, ये फैक्चुअल डेटा पर नहीं निर्भर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्या है। मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते? फिर देखते हैं, सेलुलोज किससे बना होता है, ये भी फैक्चुअल है। ये भी क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके? फिर देखिए 5 ऐसे, ये भी फैक्चुअल है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। इसका कोई एक वर्ड में आंसर नहीं दे सकता, इसको अपने ऊपर है ये सोच के क्या आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। वहीं क्लोज वाले दे देते तो इसका रिवर्स हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों के वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है।
ये गलत है, विज्ञान प्रौद्योगिकी की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। फिर देखते हैं माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है, ये सही है। इसमें जो फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं और बायो होते हैं, सबको आपको पता होगा कि ये अलग अलग नहीं होते। एक साइंस बुक होती है, उसी में इन सबको फिजिक्स केमिस्ट्री के बायो हो तीनों को मिला के पढ़ाया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। हाँ, प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल होता है, आप देखे होंगे उसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट कहाँ होता है, सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं होता, ये साइंस में ही मर्ज करके पढ़ा दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है, विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है, कोई एक्टिविटीज हो रही है जिसमें स्टूडेंट्स को लगाया गया है, गेस किया गया है, जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो सामान्य नल का कोई वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। फिर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। ये जो कार्य हो रहा है इसको इसको इसका जो असेसमेंट बनेगा, जो मतलब इससे वो सीखेंगे, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए देखते हैं, थर्मामीटर के अल्पतमांक पर ध्यान देना, ये बिल्कुल सही है। ये सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों से ना छू जाए, हाँ, नहीं तो ये टेम्परेचर उससे भी ऑब्जर्व कर लेगा। क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर नापना, बिल्कुल गलत है ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसको स्कूली शिक्षा को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया गया है। जो स्कूली शिक्षा होती है होता है ना, उसमें सामाजिक विज्ञान के मामलों में बोल रहा है, सोशल जो साइंटिफिक इश्यूज होते हैं इसमें सम्मिलित करने के लिए सही नहीं है। चलिए देखते हैं, तर्क विवर्त कौशलों को विकसित करना, ये तो सही है। फिर देखते हैं विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में, समझ की जहाँ बात हो, अंडरस्टैंडिंग की बात हो या फिर रीजनिंग स्किल्स की बात हो, ये सब सही होते हैं। साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। फिर देखते हैं एक निश्चित विद्या विशेषक, ये रहा, एक निश्चित वैरायटी चाहिए, एक निश्चितता नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला गलत होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है, कक्षा 7 में जियो में श्वसन पढ़ाने के, रिस्पायरेशन पढ़ाना है, जो लिविंग रिस्पायरेशन होता है वही पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि कराती है, पढ़ाती है, फिर कुछ एक्टिविटीज करवाती है। एक परख नली लेते हैं वे, प्रत्येक के 3/4 को जल से, जो परख नली होता है उसके 3 परख नली लेते हैं, इसका 3 अपन जो 4th पार्ट होता है उसको पानी से भर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ABC के रूप में अंकित करते हैं, ABC मान लीजिए परख नली है, ए में घोंघा डाल देते हैं, जो ए होता है उसमें क्या डाल देते हैं, स्नेल डाल देते हैं। फिर देखते हैं क्या करते हैं, परख नली बी में जो वाटर प्लांट होता है, और सी में क्या डाल देते हैं, सी में घोंघा और वाटर प्लांट दोनों डाल देते हैं। इसमें स्नेल प्लस जो वाटर प्लांट होता है ये दोनों डाल देते हैं, इसमें वाटर प्लांट बस डालते हैं। फिर है शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस मामले में CO2 का सांद्रण अधिक, मतलब किसमें ज्यादा CO2 निकलेगा। फिर देखते हैं इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है, किस पे दे रही है, इसमें अगर अपने आप से सोच के बताना, मतलब प्रेडिक्ट, अनुमान लगवा रही है, ठीक है, पूर्वानुमान। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86 है, पाठ्यपुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो टेक्स्ट बुक होते हैं, पाठ्यपुस्तक होते हैं, इसमें बोल रहा है कि विस्तारित अधिगम, जो एक्सटेंडेड जो लर्निंग होता है, इसके लिए क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं, ये बच्चों के ज्ञान कौशल के रंगपटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। फिर देखते हैं, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बने, ये बेस नहीं होता, केवल असेसमेंट बेस नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला गलत वाला पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता है। चलिए देखते हैं, ये भी, इस पे भी आयोग ने स्टार मार्क्स दिया था, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस ही सही थे, इसलिए ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विवादित क्वेश्चन था 88 है, निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया गया है। जो टीम लर्निंग होता है ना, इसके रूप में तर्काधार मतलब रीजनिंग टाइप को शामिल किया गया है। यह बहुत अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। यह विविध सुविज्ञता वाले
विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाता है, बिल्कुल। ये जहाँ पे वैरायटी की बात होगी वहाँ पे ये क्या डाइवर्सिटी की बात होगी, वैरायटी की बात होगी, ऐसे स्टूडेंट को ये बेनिफिट पहुँचाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि टीम बना रहे हैं, टीम बना के जो पढ़ा रहे हैं, इससे वैरायटी तो आएगा ही और डाइवर्सिटी भी आएगी, तो ये बच्चों को हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त कौन सी विधि होगी? जो गोलीय दर्पण होता है उसमें स्फेरिकल मिरर्स जो होता है उसमें इमेज का जो अवधारणा है उसको पढ़ाना है। स्फेरिकल मिरर में इमेज की अवधारणा को पढ़ाना है। इसमें से कौन-सी एक्टिविटीज़ होगी जो सबसे सही है ये पढ़ाने के लिए? चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण, जो गोलीय दर्पण पढ़ाना, समतल क्या होगा? विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने और उसमें प्रतिबिंब का अवलोकन, हाँ, बिल्कुल, जहाँ एक्टिविटीज़ आ जाएगी, खेलना आ जाएगा, एन्जॉयमेंट आ जाएगा, अवलोकन आ जाएगा, ये सब ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके आंसर जो है सही होने के लिए टैग वर्ड्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी मान लीजिए आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे टाइम में अगर आप टैग वर्ड को समझे रहेंगे तो किसी-किसी क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा। इसलिए मैं वीडियो बनाई हूँ टैग वर्ड का सब्जेक्ट वाइज़, आप सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन-सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है? जो अच्छी जो शिक्षा होती है, साइंस जो लर्निंग होता है, ये किसके अनुकूल है? चलिए देखते हैं, इसमें से कौन नहीं बताता है कि इसके अनुकूल नहीं है? चलिए देखते हैं। विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, ये तो है ही। फिर ये विज्ञान शिक्षा को बच्चों और उनके आस-पास के वातावरण के बीच एक कड़ी माननी चाहिए, बिल्कुल। जो विज्ञान शिक्षा है, कोई भी सब्जेक्ट की शिक्षा हो, सबको बच्चों के बाहरी एनवायरमेंटल वाली लाइफ से भी जोड़ना होता है, ये सही है। फिर ये विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए, ये नहीं है। डिसिप्लिन नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अनुशासित अभी आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन छूट रहा होता है ना, अनुशासित आप देखते और नहीं देखते, नेगेटिव टैग वर्ड नहीं नहीं मतलब नेगेटिव टैग वर्ड यूज़ होगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो अनुशासित देख के आप आंसर लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने से तो अच्छा ही था, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। और अगर आप आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कहीं पे नहीं समझ में आए तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए रिपीट करके आप धीरे-धीरे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा, कहीं अगर नहीं समझ में आता है तो। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।